morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and this session I have brought for the revision of the NCERT. So we will go by pages. I taught you this lesson, that is principle of inheritance in a very proper manner. मैंने आपको हर एक टॉपिक पढ़ा दिया है, लेकिन अब क्या है कि we will go to the मतलब with the NCERT pages, because if you go through the paper of NEET, so you will find out that 90 मतलब out of 90 questions there are 85 to 86 questions, those are totally from NCERT. So you can understand what is the importance of the NCERT in your life, इन माई फ्यूचर डॉक्टर्स लाइफ. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. जैसे मैंने आपको बता रखा है कि आई विल बी टेकिंग योर टेस्ट आल्सो फ्रॉम द पेज नंबर 70 to 78. तो 70 से 78 तक जल्दी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या है और आपको प्रिपेयर कैसे करना है. ठीक है, तो दैट विल गिव यू अ वेरी वी कैन से दैट अ वेरी ब्रीफ सेशन विल बी इट. ठीक है, ये एक ब्रीफ सेशन होगा. इन दिस सेशन जस्ट आई विल बी रिवाइजिंग ऑल द थिंग्स from the page number 70 to page number 78. So let's see what are given in these pages. So first come to the page number 70. From here the Mendel's experiment start. यहाँ से Mendel's experiment start होता है. In this page you can see of your NCERT. I request you all just sit मतलब attend the session with the NCERT. आप अपने साथ NCERT रखिए और इस सेशन को अटेंड करिए. इट विल बी वेरी फ्रूटफुल. ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा. तो लेट्स स्टार्ट, सेशन को स्टार्ट करते हैं. देखो, व्हाट आर द कैरेक्टर्स दोज आर टेकन बाय द मेंडल. मेंडल ने कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर लिए थे? तो आप यहाँ पे देख रहे हो 7 कैरेक्टर लिए थे. सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर पोजीशन. ऑन दीज कैरेक्टर देर आर 14 ट्रेड्स. अगर कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए कि कितने ट्रेड्स लिए थे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा होगा 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़ ली थी. तो आप काउंट भी कर सकते हो, 7 2 जा 14. तो याद रखना, इन सारी वैरायटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि विच इज़ डोमिनेंट एंड विच इज़ रिसेसिव. 2 जगह कन्फ्यूज़न होती है, पॉट शेप और सीड कलर में, या सीड शेप और सीड कलर में. ठीक है, तो देखो होता क्या है कि पॉड जो कलर होता है उसमें अगर आप देखो तो ग्रीन डोमिनेंट होता है, और वहीं पे अगर सीड का कलर देखो तो वहाँ पे येलो डोमिनेंट होता है. मतलब पॉड कलर और सीड का कलर दोनों अपोजिट होते हैं. याद रखना, कभी भी अगर ये क्वेश्चन कंफ्यूज करे तो आपको एकदम कॉन्फिडेंट रहना है कि यस, सीड का कलर डोमिनेंट येलो होता है और रिसेसिव ग्रीन होता है, और पॉड में क्या होता है, डिफरेंट होता है, मतलब उसका अपोजिट होता है. पॉड में ग्रीन डोमिनेंट होता है और येलो क्या होता है, वो रिसेसिव होता है. ठीक है, तो इस तरह से मेंडल हैज़ टेकन 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़. उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़ को लेके क्रॉस करवाया था. देख सकते हो यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है 1856 टू 1863. इस इन बिटवीन दीज ईयर ही हैज़ परफॉर्म द क्रॉस. उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया और बहुत सारे कंक्लूजन बताए. तो आप NCERT के लाइन वाइज चलोगे, आप अच्छे से समझ के चलोगे कि हिज एक्सपेरिमेंट हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज. बहुत ज़्यादा सैम्पलिंग साइज थी विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा ही कलेक्टेड. ठीक है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट किया था. उस डेटा को कलेक्ट करके उससे बहुत सारे कंक्लूजन बताए. क्या क्या कंक्लूजन बताए, वो उनके लॉज में आ जाते हैं कि व्हाट आर द लॉज गिवन बाय द मेंडल, जिसको हम लॉज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तक क्लियर हो गया कि कौन कौन सी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़ ली थी, उसको कैसे क्रॉस करवाया था. जब मैंने फुल सेशन दिया था इस लेसन का, तो मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर रखी हैं कि इमैस्कुलेशन है, बैगिंग है, टैगिंग है. ठीक है, इस तरह से 3 स्टेप्स के थ्रू वी कैन परफॉर्म क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन. क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन को हम परफॉर्म कर सकते हैं. फिर मेंडल ने जब बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेके उसको इन्वेस्टिगेट किया, ठीक है, तो उसमें देखा कि टॉल और डॉफ, येलो और ग्रीन सीड्स, दिस अलाउड हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क. फिर इन्होंने इन सारे कैरेक्टर को लेके एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार किया और उसी के बेसिस पे इन्होंने क्रॉस को परफॉर्म किया. ठीक है, तो इस पेज में केवल इंट्रोडक्शन है कि मेंडल ने कौन कौन से ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़ ली थी. ये उसी ट्रू ब्रीड वैरायटी का एक टेबल दी हुई है, टेबल नंबर 5.1. बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ. तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना स्टार्ट किया, और व्हेन ही परफॉर्म द फर्स्ट जनरेशन, व्हेन ही क्रॉस 2 प्लांट, तो F1 जनरेशन में जो भी प्लांट्स आए दे वर रिसेंबलिंग ओनली 1 पेरेंटल ट्रेट. ठीक है, केवल एक ही पेरेंटल ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहे थे. दैट वाज व्हाट, दैट वाज डोमिनेंट. इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, डोमिनेंट. तो आपने देखा होगा कि आपने जब पढ़ा भी है, देखो ये टेक्निक दिखा रही है इमैस्कुलेशन को.
कैसे एंथर को रिमूव कर रहे हैं, फिर पॉलन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या मिल रहे हैं, सीड्स मिल रहे हैं। ऑन व्हेन वी सो द सीड, जब हम सीड्स को सो करते हैं तो ऑल द प्लांट्स आर टॉल, जितने भी प्लांट्स होते हैं सब क्या आ जाते हैं, टॉल। तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में ऑल द प्लांट्स वर टॉल, इट मीन्स दैट आउट ऑफ द टू ट्रेट ओनली वन ट्रेट एक्सप्रेस इटसेल्फ, दैट इज नोन एज डोमिनेंट। उसको क्या बुलाते हैं, डोमिनेंट ट्रेट बुलाते हैं। When he performed self pollination, जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन परफॉर्म किया ऑफ द F1 जनरेशन प्लांट, F1 जनरेशन के प्लांट को लेके उसको सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, देन ही गॉट टू नो दैट द मतलब जो पेरेंटल ट्रेट जो हाइड था, मतलब जो रिसेसिव था, दैट आल्सो अपीयर इन द F2 जनरेशन, वो भी F2 जनरेशन में अपीयर हो गया। तो इससे उन्होंने एक लॉ बताया, दैट वाज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, जिसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो कि पेरेंटल देखो टॉल एंड डॉफ को क्रॉस कराया, उसके बाद जो प्लांट मिले उसको सेल्फिंग कराया, समझ में आ गई बात। उसको सेल्फिंग कराने के बाद जब देखा F2 जनरेशन में टॉल भी आए और डॉफ भी आए। ठीक है, तो यहाँ पे होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, बहुत सारे आपको टर्म्स दिख रहे हैं। इन सब टर्म्स की मीनिंग आई थिंक आपको पता होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मैं केवल एनसीईआरटी के पेजेस से आपको कोरिलेट कर दे रहा हूँ कि आपने जो पढ़ाए हैं वो एनसीईआरटी के पेजेस में आपको कैसे रिवाइज करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एलील्स ले रहे हैं। ठीक है, दे हैव टेकन एलील्स। एलील्स क्या होते हैं, कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ अ जीन, देखो लिखा भी हुआ है, जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, ऐसा जीन जो कंट्रास्टिंग ट्रेट के लिए उसके पास पेयरिंग हो, उसके पास हो, दैट इज नोन एज एलील्स। उसको क्या बुलाते हैं हम, एलील्स बुलाते हैं। ठीक है, दे आर स्लाइटली डिफरेंट, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम होमोजाइगस कंडीशन में देखें, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये दोनों ही कंडीशन क्या है, दैट इज होमोजाइगस। ये देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों ही कंडीशन क्या है, होमोजाइगस है। बट इफ यू टेक कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये कौन सी कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो मेंडल ने, एज मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ F1 हेट्रोजाइगस, जब उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में जो हेट्रोजाइगस प्लांट था, कैपिटल टी स्मॉल टी, टू बी एग्जैक्टली लाइक कैपिटल टी, ठीक है, वो एकदम किसके तरह था, टॉल की तरह था, वो डॉफ की तरह नहीं था, या कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं आया था। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे बताया कि एक कोई ट्रेट डोमिनेंट होता है और एक क्या होता है, रिसेसिव होता है। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस इन्होंने कैसे दिया था। ठीक है, ये उसी क्रॉस को इन्होंने यहाँ पे इस तरह से परफॉर्म कर रखा है। चेकबोर्ड, पुनेट स्क्वायर, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पुनेट स्क्वायर, देखो यहाँ नाम भी लिखा है, पुनेट स्क्वायर वॉज डेवलप्ड बाई ब्रिटिश जर्नलिस्ट जिनका नाम था रेजिनाल्ड सी पुनेट। उन्होंने एक चेकबोर्ड डेवलप किया था। इस चेकबोर्ड से इट फैसिलिटेट, ये जितने भी जो क्रॉस करवाते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसको फैसिलिटेट करता है क्रॉस करवाने में। ठीक है, और इसके बारे में मैंने फुल सेशन में बता रखा है कि इसको हमेशा स्क्वायर में बनाते हैं। ठीक है, और हमेशा टॉप पे और लेफ्ट साइड में गैमीट्स को लिखते हैं। जो भी एलील्स लिखते हैं वो टॉप साइड में लिखते हैं या लेफ्ट साइड में, कभी भी राइट और बॉटम पे नहीं लिखते। तो ये ध्यान रखना, अगर कभी भी इस तरह के डायग्राम आ जाए और पूछ लें क्या मिस्टेक है, तो लेफ्ट में और टॉप पे अगर एलील्स दिए हैं तो दैट इज़ राइट, लेकिन अगर और कहीं दिए हैं तो दैट इज़ रॉन्ग ऑफ द फॉर द पुनेट स्क्वायर, वो पुनेट स्क्वायर के लिए गलत होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ तक समझ में आएगा, एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। उसके बाद इन्होंने, तुम्हें पता है मेंडल यूज्ड मैथमेटिक्स आल्सो, इन्होंने मैथमेटिक्स का भी यूज़ किया था अपने बायोलॉजी की फील्ड में। दैट वाज द रीज़न कि वाई द मेंडल्स के जो पोस्टुलेशंस थे, जो उनके लॉज थे, उसको बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया था, बिकॉज ही यूज्ड द मैथमेटिक्स। क्योंकि हम ये मानते हैं कि मैथमेटिक्स और बायोलॉजी तो दोनों डिफरेंट ब्रांच हैं, दोनों को एक कोई कैसे कर सकता है, मतलब बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का यूज़ कैसे कोई कर सकता है। तो इट वाज अ वेरी यूनिक थिंग थी मेंडल के साथ, उन्होंने मैथमेटिक्स का भी यूज़ किया था। तो आप यहाँ देख सकते हो पॉलीनोमियल के एक्सप्रेशन में इन्होंने कैपिटल टी और स्मॉल टी को एक्सप्रेस किया था। तो आप फॉर्मूला पे देख सकते हो 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी का स्क्वायर उन्होंने जब किया तो ही गॉट द रेशियो, उन्होंने रेशियो मिला और उसी को उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद टेस्ट क्रॉस क्या होता है? Test cross, it is a cross in which we perform the cross between the offspring of F1 generation or F2 generation with its recessive parent। याद रखना, टेस्ट क्रॉस में हमेशा हम किससे टेस्ट करवाते हैं? रेसेसिव पेरेंट से करवाते हैं। लेकिन अगर हम डोमिनेंट पेरेंट से करा रहे हैं तो वो क्या है? बैक क्रॉस है। ठीक है, तो बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। जो टेस्ट क्रॉस है वो किसका टाइप है? बैक क्रॉस का है। क्लियर हो गया? तो टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस।
अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे तो उसमें आपको दिखेगा कि टेस्ट क्रॉस कैसे परफॉर्म करते हैं। टेस्ट क्रॉस में यहाँ पे वायलेट और वाइट फ्लावर को ले रखा है, ठीक है, वाइट और वायलेट फ्लावर को ले रखा है। वाइट और वायलेट फ्लावर को जब लेके क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में केवल क्या आते हैं, वायलेट फ्लावर आते हैं। लेकिन हमें ये चेक करना है कि कौन से प्योर वायलेट हैं, कौन से हाइब्रिड वायलेट हैं। तो हम क्या परफॉर्म करा सकते हैं, टेस्ट क्रॉस करवा सकते हैं। टेस्ट क्रॉस में याद रखना हमेशा हम किससे क्रॉस करवाते हैं, रिसेसिव पेरेंट से। देख सकते हो होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव। याद रखना अगर जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी फ्लावर्स हैं, अगर ऑल बिकम वायलेट, ठीक है, अगर वो एक ही पेरेंटल ट्रेट को शो कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो प्योर है था, मतलब गिवन प्लांट क्या था, प्योर था। लेकिन अगर 50-50% आ रहा है, 50% वायलेट आ रहा है, 50% वाइट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, द गिवन प्लांट वाज हेट्रोजाइगस, मींस हाइब्रिड। गिवन प्लांट हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड था। समझ में आ गई बात, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ डोमिनेंस इन्होंने बताया, 3 पॉइंट्स बताए। कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स, अलग अलग यूनिट, डिस्क्रीट मतलब डिफरेंट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर, जिनको उन्होंने फैक्टर बुलाया था। जिसको प्रेजेंट टाइम में हम क्या जानते हैं, जीन्स जानते हैं, एलील्स जानते हैं, बिकॉज यू केम टू नो अबाउट द मॉलिकुलर बेसिस, तो वहाँ से भी आपको पता लग गया, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर अकर इन पेयर, फैक्टर पेयर में होते हैं। इन अ डिसिमिलर पेयर, डिसिमिलर पेयर में नंबर ऑफ डोमिनेंट्स, जिसको डोमिनेट बोलते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं जो ऐसे पेयर होते हैं जो रिसेसिव, मतलब हाइट अपने आप को रखते हैं, वो अपने आप को शो नहीं करते, उनको रिसेसिव बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ना होता तो कभी भी जो F1 मतलब जो टॉल है, वो डॉफ है, वो कभी अपीयर ना होता, मतलब रिसेसिव ट्रेट कभी अपीयर ना होता। जब रिसेसिव ट्रेट अपीयर हो गए F2 जनरेशन में, तो मेंडल ने एक कंक्लूजन दिया कि देयर इज ए सेग्रीगेशन एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, द फैक्टर और एलील सेग्रीगेट टू ईच अदर, एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं, एंड गैमीट रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 कॉपी ऑफ द एलील। मतलब अगर एलील जैसे 2 हैं, कैपिटल T स्मॉल t, तो गैमीट में केवल या तो कैपिटल T जाएगा या तो स्मॉल t जाएगा। समझ में आ गई बात, या तो कैपिटल T जाएगा गैमीट में, या तो क्या जाएगा, स्मॉल t जाएगा। तो इसका मतलब है गैमीट्स क्या होते हैं, प्योर होते हैं। क्लियर है, तो इसीलिए दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपको समझ में आ गया होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन द एलील्स सेग्रीगेट टू ईच अदर एंड गैमीट रिसीव ओनली 1 कॉपी ऑफ द 2 एलील। 2 एलील की केवल उसके पास एक ही कॉपी आती है, दैट्स वाई गैमीट्स आर आल्सो प्योर। गैमीट्स क्या होते हैं, प्योर होते हैं। उसके बाद ये दोनों लॉ बताने के बाद एक दूसरा जो फेनोमेनन आया, दैट वाज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इसको मेंडल ने नहीं नोटिस किया था, इसको बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि सम टाइम इट हैपन्स दैट देयर आर 2 plants are there where this phenomenon can be observed. One is snapdragon Antirrhinum majus and second one is 4 o'clock, जिसका scientific name है Mirabilis jalapa. In these plant, if you cross 2 color flower, red and white, you will have in F1 generation you will have pink flower. आपको कौन से फ्लावर मिलेंगे, पिंक फ्लावर मिलेंगे। अब देखो ना ही रेड फ्लावर आया ना ही वाइट आया, इसका मतलब एनी इंटरमीडिएट ट्रेट अपीयर, नाइदर ऑफ द 2 ट्रेट आर एबल टू एक्सप्रेस देयर सेल्फ, तो सच टाइप ऑफ फिनोमेनन इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जब F2 जनरेशन के लिए क्रॉस करवाया गया, तुम्हें पता है ऑलवेज फॉर द F2 जनरेशन वी परफॉर्म सेल्फिंग, हम हमेशा क्या परफॉर्म करते हैं, सेल्फिंग परफॉर्म करते हैं। तो व्हेन द देयर इज अ सेल्फिंग इज परफॉर्म बिटवीन पिंक फ्लावर एंड पिंक फ्लावर, देन इन द नेक्स्ट जनरेशन, इन द F2 जनरेशन, रेड, वाइट एंड पिंक, 3 of the 3 अपीयर, मतलब तीनों के कैरेक्टर आ गए, रेड भी आया, पिंक भी आए और वाइट भी आए। समझ में आ गई बात, इसका मतलब है पेरेंटल कैरेक्टर क्या था, रेड और वाइट रीअपीयर, फिर से रीअपीयर हो गए F2 जनरेशन में। क्लियर हो गया। और यही एक ऐसा क्रॉस है जिसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, कोई भी ट्रेट डोमिनेंट क्यों होता है, तो उसका जो राज है, ठीक है, वो कहाँ पे छिपा हुआ है। अगर आप पीछे थोड़ा सा जाओ, आपने मॉलिकुलर पढ़ रखा है तो आपको पता है, आपको ये भी पता लग गया है कि डीएनए ही, जैसा डीएनए होगा वैसे ही mRNA बनेगा, वैसे ही प्रोटीन्स बनेंगी, जैसी प्रोटीन्स बनेंगी वैसे ही एंजाइम्स और हार्मोन्स बनेगा। जैसे मैं अगर टॉल का एग्जांपल ले लूँ, कोई भी प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म टॉल क्यों होता है, ठीक है, अगर कोई टॉल है तो इसका मतलब है ये हार्मोन क्या कर रहा है, अपने नॉर्मल लेवल पे प्रोड्यूस कर रहा है। कोई अगर डॉफ है तो इसका मतलब है उसके बॉडी में हार्मोन या तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है,
या तो नॉन फंक्शनल है, ठीक है, या तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या तो नॉन फंक्शनल है। तो ऐसी कंडीशन में ये इसका फिनोटाइप चेंज नहीं होगा, याद रखना। कभी भी कोई डोमिनेंट एलील होता है तो उसका फिनोटाइप चेंज नहीं होता, ठीक है, लेकिन जिसका फिनोटाइप चेंज हो जाए दूसरे के इफेक्ट से, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें क्या हो रहा है, ये जो है इसको सप्रेस कर दे रहा है। जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी को क्या कर दे रहा है, सप्रेस कर दे रहा है। इसका मतलब है डॉफ अपने आप को शो नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है ये नॉन एंजाइम, मतलब ये हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, ठीक है, और कैपिटल टी इसको क्या कर दे रहा है, सप्रेस कर दे रहा है। क्लियर है? तो यहाँ से इन्होंने 3 पॉइंट्स बताए थे, ये देखो लिखा हुआ है कि थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो द मॉडिफाइड एलील, मॉडिफाइड मतलब क्या होता है, अगर उसमें कोई चेंज आ जाए, ठीक है, तो याद रखना जितने भी डोमिनेंट एलील होते हैं वो अनमॉडिफाइड होते हैं। तो मॉडिफाइड एलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल, अगर कोई भी एलील मॉडिफाई हो गया तो या तो वो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, दूसरा नॉन फंक्शनल एंजाइम भी प्रोड्यूस कर सकता है, और तीसरा नो एंजाइम एट ऑल। और याद रखना जैसे एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे वैसे ही हार्मोन प्रोड्यूस होंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो जैसे कैपिटल टी के केस में देखें तो कैपिटल टी मान लो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो स्मॉल टी है वो या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है या तो एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है। आगे देखो एक लाइन लिखी हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पैरा बहुत ध्यान से समझना। इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील। ये पहला वाला केस अगर देखो जिसमें नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है तो ये किसके बराबर है, अनमॉडिफाइड के बराबर है। समझ में आ गई बात? मतलब कोई मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो केवल इतना ध्यान रखे कि फिनोटाइप कैरेक्टर कभी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर फिनोटाइप चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है वो अपने जो कैरेक्टर्स हैं उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा और वो रिसेसिव हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या हो रहा है, इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील, इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप। जैसे अगर मान लो मेरा नेचर एक अनएम्बिगुअस है, मैंने आपको मॉलिक्यूलर बेसिस में बताया है ना, अनएम्बिगुअस मतलब क्लियर। अगर किसी का नेचर अनएम्बिगुअस है, ठीक है, तो उसके साथ उस पर चाहे जिसका भी इन्फ्लुएंस हो जाए लेकिन वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है वो मॉडिफाइड होके भी अनमॉडिफाइड है, ठीक है। जैसे अगर मेरा नेचर अनएम्बिगुअस है तो चाहे मेरे साथ प्रधानमंत्री खड़े हो और चाहे कोई और खड़ा हो, ठीक है, मेरा नेचर वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है मेरा नेचर मॉडिफाइड होते हुए भी मैं क्या हूँ, अनमॉडिफाइड हूँ, मैं चेंज नहीं हो रहा हूँ। बात समझ में आई? तो इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा, रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब कोई एंजाइम या हार्मोन, वो सबस्ट्रेट प्रोड्यूस करेगा। सच इक्विवेलेंट एलील्स पेयर आर वेरी कॉमन, ये कॉमन होते हैं। बट इफ द एलील प्रोड्यूसेस नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम द फिनोटाइप में बी अफेक्टेड। याद रखना ऐसी कंडीशन में उसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंड द फिनोटाइप ट्रेट विल बी ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील। वो किस पे डिपेंड करेगा, अनमॉडिफाइड एलील के फंक्शनिंग पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर वो फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है तब तो वो अपने दूसरा फंक्शन अपने आप को परफॉर्म करेगा। जैसे अगर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है तो स्मॉल टी तुम्हें पता है या तो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसके साथ अगर कैपिटल टी है तो इसको शो होने देगा, नहीं शो होने देगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, द अनमॉडिफाइड फंक्शनिंग एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट। वही क्या होगा, डोमिनेंट होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मीन्स, नाम से ही पता लग रहा है, कोडोमिनेंस मीन्स अभी आपने देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नाइदर ऑफ द टू ट्रेट आर एबल टू एक्सप्रेस। कोडोमिनेंस में क्या होगा, आउट ऑफ द टू ट्रेट बोथ द ट्रेट विल एक्सप्रेस देयर सेल्फ, तो दैट इज नोन एज कोडोमिनेंस। उसको हम क्या बुलाएंगे, कोडोमिनेंस बुलाएंगे। जैसे इफ यू सी द ब्लड ग्रुप में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो एबीओ होता है, मतलब जो ब्लड ग्रुप होता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाई ओनली वन जीन, दैट इज आई जीन। आई जीन उसको कंट्रोल करता है। आई जीन के पास 3 एलील्स होते हैं, देखो लिखा हुआ है, द आई जीन हैज 3 एलील्स, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। द एलील आई ए, आई बी प्रोड्यूसेस अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर। ये हमेशा डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर प्रोड्यूस करते हैं, वाइल स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। जो स्मॉल आई है वो शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। इसी लाइन से नीट में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये जो लाइन आपने पढ़ी है ना, अगर आप नीट का पेपर आपके पास होगा तो इसी लाइन से एक क्वेश्चन बना था नीट एग्जाम में, उसको आप देख सकते हो। बिकॉज ह्यूमन्स आर डायप्लॉइड, तो आप केवल 2 ही एलील देख सकते हो, या तो कोई 3 एलील हो गए ना,
आई जीन के कितने एलील हो गए? 3, लेकिन आप इंडिविजुअल में केवल 2 ही एलील देख सकते हो, 3 एलील कभी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ह्यूमन क्या होता है? डायप्लॉइड होता है, ठीक है। सो आई ए डोमिनेंट है, आई बी भी डोमिनेंट है, किस पे? आई स्मॉल आई पे। लेकिन जब आई ए मतलब ये एलील और ये एलील दोनों एक साथ रहते हैं तो ये दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और यही किसका एग्जाम्पल है? को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बाकी आप इसको पढ़ लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बता रखा है इसकी इनहेरिटेंस कैसे करा सकते हैं। देखो यहाँ पे ये भी लिख रखा है कि कितने जीनोटाइप होते हैं, कितने फिनोटाइप होते हैं, ठीक है। अब कितने टाइप के शुगर प्रोड्यूस करता है ये भी यहाँ पे लिख रखा है। हेंस रेड ब्लड सेल्स हैव बोथ ए एंड बी टाइप ऑफ शुगर सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील, इसलिए कितने एलील्स होते हैं? 3 डिफरेंट एलील होते हैं। आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन, और कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? 3 एलील 6 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, याद रखना, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया भी था, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, इससे आपको कॉम्बिनेशन बनाना है तो आप 6 कॉम्बिनेशन बना सकते हो। इसका मतलब है जीनोटाइप कितने होते हैं? 6, लेकिन फिनोटाइप कितने होंगे? फिनोटाइप केवल 4 होंगे, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से हो गया कैलकुलेशन। उसके बाद इनहेरिटेंस इसकी आएगी। इनहेरिटेंस में आपको बस एलील पे फोकस करना है, आराम से आप इनहेरिटेंस को परफॉर्म करा सकते हो। मल्टीपल एलेलिज्म क्या होता है? उसके बाद अगर आप देखो तो उसी के बाद में एक पैरा दिया हुआ है जिसमें स्टार सिंथेसिस को शो कर रहा है। स्टार सिंथेसिस कौन कंट्रोल करता है? तो कैपिटल बी और स्मॉल बी ये स्टार सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं पी प्लांट में, ठीक है। तो कैपिटल बी होगा तो ज़्यादा स्टार सिंथेसिस होगा और ग्रेन की साइज़ क्या हो जाएगी? लार्ज। लेकिन स्मॉल बी होगा तो ग्रेन की साइज़ क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन जब कैपिटल बी स्मॉल बी होगा तब क्या होगा? ग्रेन की साइज इंटरमीडिएट आ जाएगी। तो बताओ ये कौन से टाइप का फिनोमिनन है? दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो जो लोग एनसीईआरटी सही से नहीं पढ़ते, ठीक है, उनको लगेगा ये भी को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, लेकिन ये किसका एग्जाम्पल है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखो हम पेज नंबर आ गए हैं 78, यही लास्ट पेज है जहाँ तक आपका टेस्ट होना है आज, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन में आपको केवल एलील्स पे फोकस करना है, ठीक है। इसमें 2 एलील्स लिए गए थे, जैसे राउंडेड येलो, तो राउंडेड येलो को किससे शो करेंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई से। और रिंकल्ड ग्रीन को किससे शो करेंगे? स्मॉल आर स्मॉल वाई से। फिर वही फिनोमेनन होगा कि दोनों में से 2 ही एलील पास होंगे, किसमें? F1 जनरेशन में। और कौन सा ट्रेट अपीयर होगा? डोमिनेंट, राउंडेड एंड येलो सीड्स। लेकिन जब F2 जनरेशन की बात आएगी तो F2 जनरेशन में जो ट्रेट हिडन थे, मतलब रिंकल्ड ग्रीन, वो भी अपीयर हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ 2 नए कॉम्बिनेशन आते हैं। तो इसीलिए मेंडल ने यहाँ से कौन सा लॉ दिया था? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस तरह से एनसीईआरटी के पेजेस से मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाया है उसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा रिव्यू दे दिया, क्योंकि मैं पूरा फिर से नहीं पढ़ा सकता ना, पूरा फिर से आपको रिवाइज कराऊँ तो आप लास्ट वीडियो मेरी देख सकते हो, तो उसमें और उसमें डिफरेंट क्या रह जाएगा। इसीलिए मैंने आपको केवल एनसीईआरटी का रिव्यू दे दिया, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपनी एनसीईआरटी पे, अपनी एनसीईआरटी के लाइन्स पे, क्योंकि इसी से चाहे वो नीट एग्जाम हो चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, दोनों फॉर्म होंगे। तो ये जहाँ तक आपने जो पढ़ा ना, इससे 2 क्वेश्चंस नीट में आ चुके हैं, आप देख सकते हो, आप नीट का पेपर उठा के आप उसको कोरिलेट कर सकते हो। क्लियर है? तो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन। ये 70 से 78 पेज नंबर तक मैंने रिवाइज करा दिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सेशन के लिए रखेंगे, ठीक है। टिल देन स्टे एट योर होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड प्लीज़ प्रिपेयर प्रॉपरली ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी एंड प्लीज़ गियर अप फॉर द टेस्ट। और टेस्ट के लिए सब लोग एकदम से तैयार हो जाइए। मिलते हैं शाम को। सो गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।